Hello friends, welcome back to today's second session of research and editorial analysis powered by Growth Mount UPSC। यह दूसरे आज के उपाख्यान में हम लोग द हिंदू के संपादकीय लेख की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा लेख है जिसका टाइटल हमें यहाँ दृश्यमान है, आर्टिकल 356 एंड एन एक्टिविस्ट जुडिशियरी। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर, उस संबंधित लेख है, उस पर आधारित लेख है। लेख के जो लेखक है फैजल मुस्तफा, उन्होंने बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है जिसकी तस्वीर हम लोग आगे देखेंगे। बहुत ही संशोधित, बहुत ही अच्छा लेख लिखा गया है जिसमें से हमें कई सारे सामान्य अभ्यास के तत्व जो है वो जानने का जो है अवसर देते हैं। और इसी के तहत हम लोग आज के इस पूरे उपाख्यान में आर्टिकल 356 जो है उसको देखेंगे, उसकी हिस्ट्री को तपासेंगे, प्लस उसके साथ साथ जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको देखने का प्रयास करेंगे। अगर विषय संबंधी बात करें हमारे परीक्षा की दृष्टि से, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ यह पूरे के पूरे लेख का ताल्लुक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और उसी में भी फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड ऑफ जुडिशियरी, इससे संबंधित लेख है। तो हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही जानना अनिवार्य है, बहुत ही समझना अनिवार्य है। तो शुरू करेंगे यह लेख पूरा। पहले इसकी तस्वीर को देखते हुए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही तगड़ा लेख है, प्लस बहुत ही अच्छे किस्म का एक संशोधित प्रबंध ही है अपने आप में। कई सारे बिंदुओं पर लेखक ने बात की है, मगर यहाँ इन बिंदुओं का जिक्र हम नहीं करेंगे, बल्कि अपने तरीके से जो जनरल स्टडीज के जो तथ्य है उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह लेख सुप्रीम कोर्ट के रोक से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई हाई कोर्ट के ऊपर, वहां से प्रेरित है। और हाई कोर्ट के ऊपर रोक क्यों लगी, ये एक जानने का विषय है जो पहले हमारे लिए जानना थोड़ा जरूरी है। देखिए, अक्टूबर 1 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सीएम जगनमोहन रेड्डी की सरकार को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश जारी किए और साथ में कहा कि भाई आप लोग अपनी जो दलील है वो भी तैयार करके आए कि क्यों पूरे राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से चल रही है, इसकी दलील जो है वो आप साथ में लेकर आइए। ऐसा आदेश हाईकोर्ट के द्वारा जगनमोहन की सरकार को जारी हुआ। हालांकि आर्टिकल 356 जो है वो अपने आप में एक एक्सक्लूसिव पावर है जो कि एग्जीक्यूटिव के पास है, और एग्जीक्यूटिव में जो अपेक्स पर है यानी कि प्रेसिडेंट, उसके पास है, नहीं कि जुडिशरी के पास है। तो इस संदर्भ में हाईकोर्ट जो है वो अपना जुडिशियल एक्टिविज्म यहां नहीं बढ़ा सकता, मगर हाईकोर्ट के इस आदेश ने जुडिशियल एक्टिविज्म का जो अवकाश है उसको जन्म दिया है। यह आर्टिकल 356 के संदर्भ में जो अपने आप में गंभीर बात है। और आगे चलकर अगर ऐसा निहित होता है, अगर ऐसी प्रणाली प्रस्थापित होती है, तो आगे चलकर यह आर्टिकल 356 और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसका दुरुपयोग हो सकता है। मुख्य रूप से जुडिशियल एक्टिविज्म का ही दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी सत्ता है जो मात्र और मात्र एग्जीक्यूटिव को ही दी गई है, और एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट जो है वो उसे यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों। मगर यहाँ जो प्रयोग है वो हाईकोर्ट के द्वारा होता हमें दिख रहा है, तो इसीलिए सुप्रीम ने भी यह देखकर रोक लगा दी। सुप्रीम ने ऐसे ही रोक नहीं लगा दी, अपने डिस्क्रिप्शन से रोक नहीं लगा दी, मगर जगनमोहन की जो सरकार है वे सुप्रीम कोर्ट गए और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई आप यह पूरे मामले में जरा देखें और जो है आपकी जो समझ है कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमारे साथ शेयर करें। तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाईकोर्ट के इस आदेश के ऊपर रोक जारी कर दी है। हालांकि जो बाकी का जो फैसला है वो क्रिसमस के या आप कह लीजिए हॉलीडे के बाद होगा, यह जो न्यू ईयर्स के हॉलीडे है उसके वैकेशन के बाद होने वाला है, मगर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर रख दी है। तो ये पूरा मामला था, ठीक है। मगर यहाँ से अब हमें देखना है कि आर्टिकल 356 दरअसल क्या है, प्लस यह आर्टिकल 356 की हिस्ट्री क्या है और इसका जो प्रयोग है वो कैसे जो है होता आया है सिंस इंडिपेंडेंस। तो देखेंगे, सबसे प्रथम हम लोग आर्टिकल 356 के बारे में देखेंगे कि यह आर्टिकल दरअसल क्या है। तो हमारे पास यहाँ एक आर्टिकल 356 की डेफिनेशन रेडी है, जिसके तहत इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ ए स्टेट और अदरवाइज,
is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, the president can impose the president's rule. The president can impose the president's rule. This is a power exclusively vested in the executive. This is a power exclusively vested in the executive, जिसका जिक्र हमने किया, जो आज के समय आंध्र प्रदेश के केस में हाईकोर्ट के द्वारा यह पावर जो है वो यूज हो रहा था या इसका प्रयोग हो रहा था. द पावर इन दिस रिगार्ड, लाइक सेंडिंग ए रिपोर्ट either to the president or the governor or to record a finding in that regard, cannot be exercised by the judiciary. Yes, तो जुडिशरी के द्वारा यह सत्ता जो है इसका उपयोग नहीं हो सकता किसी भी केस में, किसी भी हालत में, जो हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में हो रहा था, जिसके ऊपर सुप्रीम ने रोक लगा दी. देखिए आर्टिकल 356 हमें मालूम है कि यह इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि हमारे पार्ट 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, जिसके तहत हम लोग आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 को देखते आए हैं. तो उसी के तहत यहाँ क्या कहा गया है कि दो स्कोप है. एक तो प्रेसिडेंट को गवर्नर बोले, एक तो प्रेसिडेंट को गवर्नर बोले, अन्यथा प्रेसिडेंट बिना गवर्नर के बोले भी अगर उसे लगता है, अगर वो संतुष्ट हो जाए कि नहीं राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, यानी कि जो राज्य सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, दोनों केसों में अगर गवर्नर रिपोर्ट दे, अहवाल दे प्रेसिडेंट को, तो भी अगर अहवाल ना दे और प्रेसिडेंट खुद ही संतुष्ट हो जाए यह परिस्थिति को देखकर, दोनों ही केस में प्रेसिडेंट जो है वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है और वहां प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लागू कर सकती है. तो ये एक प्रकार का जो है प्रावधान है. यहां अदरवाइज जो शब्द है ये एक आपत्ति पूर्ण शब्द है, क्योंकि अदरवाइज का जो उपयोग है वो ब्रॉड सेंस में हो सकता है और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए, निजी स्वार्थ के लिए यह पूरी की पूरी जो सेक्शन है 356 उसका दुरुपयोग हो सकता है, ऐसी भीति है. मगर फिलहाल आज हमारा वो जो है विषय नहीं है. आज हमें यह देखना है कि हाईकोर्ट ने जो 1 अक्टूबर को जो अपना आदेश जारी किए, वो आदेश में भी जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म के स्कोप में आर्टिकल 356 नहीं था जिसको रखा गया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा, वो अपने आप में जुडिशियल एक्टिविज्म के डीमेरिट को दर्शाते हैं कि अब जुडिशियल एक्टिविज्म का जो प्रयोग है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये प्रयोग अब निजी हेतु के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो सकता है और जुडिशरी जो है वो अन्य 2 सरकार के अंगों के ऊपर हावी हो सकती है, दबाव बना सकती है. तो इसी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश को जो है रोक दिया है और कहा है कि आगे की जो सुनवाई है वो वेकेशन के बाद होने वाली है. यानी कि स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश है, ये बात हमें पता चल गई है. अब अगर आर्टिकल 356 के इतिहास के बारे में देखें तो मैं एक बात आपको बता दूं कि यह पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये दरअसल इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935 की उपज है. एक्ट 1935 की उपज है. इसमें यह प्रावधान सबसे प्रथम बार किए गए थे. हालांकि तब बहुत ही विरोध हुआ हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उन लोगों के द्वारा, तो इसलिए यह अनुच्छेद उस समय कभी भी लागू नहीं हुए हैं. हालांकि देवर डोरमेट, यह एक प्रकार के मृत थे, मृत प्रावधान थे तब. और दुनिया की किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी राष्ट्र में या डेमोक्रेटिक राष्ट्र में सिवाय के इंडिया और पाकिस्तान, ये हमें यहां समझना है, इंडिया एंड पाकिस्तान, दुनिया के किसी भी लिबरल डेमोक्रेटिक राष्ट्र में
ऐसा प्रावधान नहीं दिए गए हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को एक सत्ता देती हो कि वो राज्य में जो लोकतांत्रिक तरीके से चयनित सरकार है उसको किसी भी समय उठा सकती है, उसको किसी भी समय खारिज कर सकती है। ये इतने पावरफुल प्रावधान है। तो भारत और पाकिस्तान के सिवाय कहीं नहीं ये प्रावधान दिखते हैं। और भारत और पाकिस्तान में भी यह प्रावधान कहाँ से आया है? इस एक्ट में से आया है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935। भले ही तब भी लागू ना हुए हो किसी भी कारणों की वजह से, विरोध के कारण, किसी भी कारण की वजह से, मगर आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 356 है इसका जन्म दरअसल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935 से हुआ है। और आगे चलकर जब हमने हमारा संविधान लागू किया, पहले तो संविधान बनाया फिर संविधान लागू किया, तो लगभग 11 जून 1947 को 11 जून 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्हें स्वीकार किया। और यह जो आर्टिकल है 356 या गवर्नेंस का जो पावर है उसको स्वीकारा गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया गया कि नहीं, जब जरूरत पड़े तब गवर्नर ऐसी सत्ता का उपयोग कर सकते हैं जब राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ हो, तो ऐसे केस में गवर्नर को ऐसी सत्ता दी गई थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11 जून ऑफ 1947 को स्वीकार किया। और यह पूरे मुद्दे को भारतीय संविधान में 3 बिंदुओं के आधार पर या 3 बिंदुओं के नाम पर इसे शामिल किया गया। उसमें सर्वप्रथम था डेमोक्रेसी, कि भाई यहाँ तो डेमोक्रेसी है। दूसरा जो मुद्दा था वो था स्टेबिलिटी। और वहीं जो तीसरा मुद्दा था वो दरअसल था फेडरलिज्म। ठीक है, तो इस 3 मुद्दों पर दलील करते हुए हमारी संविधान सभा ने इस पूरे मुद्दे को हमारे संविधान में शामिल किया। ये एक आश्चर्यजनक कदम था, मगर यह शामिल किया, यह वास्तविकता थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह यह पूरा का पूरा जो मुद्दा है आर्टिकल 356 का, वो आज हमारे बंधारण में या आज हमारे संविधान में शामिल हो गया है। शुरुआत में कई फेरफार के बाद आर्टिकल 278 के तहत यह प्रावधान किए गए थे, मगर आज यह आर्टिकल 356 है, बल्कि शुरुआत में यह आर्टिकल 278 थे। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो हृदयनाथ कुंजरू ने बहुत ही भारी भरकम जो है विरोध किया था, और उसके साथ साथ गोविंद वल्लभ पंत ने भी विरोध किया था। और यह पूरे कदम को एक टर्मिनोलॉजी दी गई थी, और वो टर्मिनोलॉजी थी कि यह वर्चुअली रिप्रोडक्शन है आर्टिकल 1935 का, यानी कि वास्तविक रूप में आर्टिकल 1935 जो है वो फिर से जन्मा है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रावधान था वो हमने उस एक्ट में से लिया था जो तब अप्लाई नहीं हुआ था ड्यू टू वेरियस रीजंस, मगर आज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया है। गवर्नर को, प्रेसिडेंट को पावर दी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, क्योंकि आज के समय गवर्नर जो है वो एक नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हमें सबको मालूम है। बल्कि जब यह हमारे आर्टिकल में शामिल किया गया तब ऐसा नहीं था। तब गवर्नर जो है वो चयनित था, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चयन होकर आता था, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तंत्र में जो है थोड़ा जो है सुधार आया, और उसी के तहत आज गवर्नर जो है वो मात्र एक केंद्र का नॉमिनी बनकर रह गया है, या केंद्र का नियुक्त किया हुआ सदस्य बनकर रह गया है। तो दिस वाज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 356। आगे अगर देखें तो देखिए यहाँ यूज की बात आती है, और यूज में तो ऐसा है कि जब यह पूरा का पूरा प्रावधान शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब जोर शोर से चर्चा चल रही थी, तब बाबा साहब आम्बेडकर ने, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने बोला कि भले आज हम शामिल कर ले यह प्रावधान, मगर यह प्रावधान एक मृत पत्र समान रहेंगे, यानी कि इसका कोई उपयोग नहीं होगा, इसकी कोई उपयोगिता जो है वो नहीं होगी, बल्कि वास्तविकता जो है वो उससे विरुद्ध है। आज आज़ादी के 70 सालों के बाद लगभग 125 से अधिक बार 125 प्लस टाइम्स आर्टिकल 356 का उपयोग हुआ है, और भारी मात्रा में उपयोग हुआ है। और
अधिकांश उपयोग जो है वह पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए ही हुए हैं, निजी स्वार्थ के लिए हुआ है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए हुआ है। जेन्युइन उपयोग जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। प्रोबेबली इसका प्रथम उपयोग जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था, जब उसने पंजाब में आर्टिकल 356 को लागू कर पंजाब में जो है राष्ट्रपति का शासन लागू किया था। तो इट वाज द फर्स्ट यूज। आफ्टर देन केरला में एक बार यूज हुआ, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी की फर्स्ट टर्म, जिसमें एक्सटेंसिवली उन्होंने 27 बार 27 टाइम्स यह प्रावधान का उपयोग किया, गैर-उपयोग किया। और जहां अपनी सरकार नहीं थी, अपने पक्ष की सरकार है, वो राज्यों में वहां की राज्य सरकारों को जो है बाजू में बिठा दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद जनता गवर्नमेंट की सत्ता आई, वो केंद्र में आई, केंद्र सरकार में आई, तो उन्होंने एक साथ इन वन शॉट कहना उचित रहेगा, 9 राज्यों में, 9 स्टेट्स में यह आर्टिकल का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए गए। और वे राज्य सभी कांग्रेस शासित राज्य थे, क्योंकि जो है हमें मालूम है कि वी आर एक्चुअली एंजॉइंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, क्योंकि केंद्र और राज्य में जब अलग अलग राजकीय पक्षों की सत्ता होती है तो उसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहते हैं। तो उसी के तहत जनता पार्टी की सरकार ने सर्वप्रथम बार एक साथ 9 राज्यों में जो कांग्रेस शासित थे वहां इसका प्रयोग किया, राष्ट्रपति शासन लागू किया। फिर बाद में फिर श्रीमती इंदिरा गांधी आई, उन्होंने नहले पे दहला फेंका, उन्होंने आके भी 9 स्टेट्स जो नॉन कांग्रेसी थे वहां इस प्रावधान का, इस अनुच्छेद का उपयोग करके वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वहां की जो राज्य सरकार थी उसको पैरालिसिस कर दिया गया, साइड में कर दिया गया। तो ये एक प्रकार का दुरुपयोग ही है, अपने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने अहम को जो है सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रयोग होते रहे हैं इस प्रावधान के, जिसका फोरकास्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर है वे नहीं कर पाए थे। फिर आगे अगर देखें तो नरेंद्र मोदी ने भी 2016 में अरुणाचल प्रदेश में यह प्रावधान लागू किए थे। 26 जनवरी को, मुझे याद है एग्जैक्ट 26 जनवरी को यह प्रावधान लागू किए गए थे, वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसका यूज देखें तो इसका यूज जेन्युइन कम और निजी ज्यादा लगता है, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए ज्यादा लगता है, समय की जरूरियत के लिए कम लगता है। वहीं राजनीतिक जो अपनी ज़रूरियात है या आप कह लीजिए राजनीतिक उपयोग जो है वो ज़्यादा लगता है, ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे बात रही जुडिशियल एक्टिविज्म की, तो जुडिशियल एक्टिविज्म देखिए एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है जो कि यूएसए से आई है, वहाँ ही जन्मी है। मालूम है जुडिशियल रिव्यू भी एक प्रकार का जो है कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही यह जुडिशियल एक्टिविज्म भी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि तीनों के तीनों अमेरिका से ही आया है। अगर टर्म की बात करें, जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म की, तो जैसे मैंने बताया कि यह अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अमेरिका के एक शिक्षणविद, वहाँ के एक एजुकेटर आर्थर स्लेंजर नामक एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा यह सर्वप्रथम बार इस टर्म को बहाली दी गई, इस टर्म का प्रयोग किया गया। उसने अपने एक साहित्यिक वर्क में, यानी कि लिटरेरी वर्क में, एक जो है उनका रिसर्च पेपर था, फॉर्च्यून नामक रिसर्च पेपर था। फॉर्च्यून नामक रिसर्च पेपर था 1947 में, उसमें यह टर्म का प्रयोग किया। देखिए यह टर्म का सामान्य सा मीनिंग ये है कि जुडिशरी को पावर दिया जाए किसके ऊपर, अन्य 2 सरकारी अंगों के ऊपर, यानी कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और आप कह लीजिए लेजिस्लेटिव।
इन दोनों के ऊपर जुडिशरी का जो पावर है उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। जो पावर एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव को दिए गए हैं, एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेशन को दिए गए हैं, वो पावर जुडिशरी के हाथ में हो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। मगर आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया था, यानी कि 1 अक्टूबर को, जो आज हमारा जो है चर्चा का आधार है, वो फैसला या वो आप कह लीजिए ऑर्डर या आदेश, वो ऑर्डर दरअसल जुडिशियल एक्टिविज्म के डीमेरिट्स को खोलता है। जहां जुडिशियल एक्टिविज्म के डीमेरिट्स में हम लोग कह सकते हैं कि जुडिशरी को पावर ज़्यादा मिल जाना, एक असंतुलन जो है क्रिएट होना, एक असंतुलन उत्पन्न होना सरकारी अंगों के बीच में, जिससे कार्य में भी जो है हस्तक्षेप हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो एकदम वाजिबी है, वो एकदम हितावह है। वरना आगे चलकर अगर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जो प्रणाली दी थी, अगर वो प्रणाली प्रस्थापित हो जाती, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उसको बहाली मिल जाती, तो आगे चलकर यह जुडिशियल एक्टिविज्म का दुरुपयोग जो है वो होना संभव था, होना तय था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही समझदारी से यह हाईकोर्ट के इस आदेश के ऊपर रोक लगा दी है और बाकी का फैसला जो है वो आगे हमें देने वाले हैं। तो दिस वॉज अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म। हमें याद रखना है, अमेरिकन कंसेप्ट है। आर्थर स्लिंजर नामक एक वहाँ के कानूनविद कम शिक्षणविद थे। ही वॉज एजुकेटर एंड लीगल पर्सन। उन्होंने अपने एक फॉर्च्यून नामक लेख में, रिसर्च पेपर में, यह टर्म कॉइन किया सर्वप्रथम बार। यहाँ से यह परिभाषा जो है वो निकली है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक परिभाषा नहीं निकली है, जुडिशियल रिव्यू वो भी अमेरिका की ही देन है, और उसके बाद जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट है वो भी अमेरिका की ही देन है। ये हमें समझना है। तो आज हमने यह पूरे के पूरे कंसेप्ट में आर्टिकल 356 देखा, उसकी हिस्ट्री तपासी, कैसे आया है, कहाँ से आया है, और भारत में भी जो है उसका फॉर्म जो है वो क्या था वो देखा। उसके बाद उसका प्रयोग देखा कि कितना एक्सटेंसिवली इनजेन्युइन प्रयोग इसका होता रहा है अपने जो है राजकीय हितों को संतोषने के लिए, वो भी हमने बात की। उसके साथ हमने जुडिशियल एक्टिविज्म का भी मुद्दा देखा कि यह जो मसला है वो दरअसल क्या है, और उसके साथ जो आज का मौखिक केस था उसकी भी हमने मौखिक चर्चा करने की कोशिश की, उसका प्रयत्न किया। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।